तो हम लोग जो है हमारी एक पंजाब की संस्था है, उसकी मैं सदस्य हूँ और वो वहाँ से ब्लड डोनेट का काम भी हम लोग का होता है। तो जो गरीब हैं जिनको ब्लड वो नहीं खरीद पाते हैं, तो वहाँ हम लोग जिस भी राज्य में है वो और हमारी संस्था वहाँ पे है, तो उनको वो करवाने का ब्लड जो फ्री में मिल जाए उनको वो करवाने का काम हम लोग करते हैं। यदि हमारे पास उसकी खबर आ गई तो करके थी वो उसमें। उसके बाद महादेवी वर्मा, उन्होंने भी असम से लिखित में लिख के उन्होंने बहुत बड़ी क्रांति की है। आप हमारी लक्ष्मीबाई हैं, तो नारी शक्ति का जब हमारे दिल में स्मरण आता है तो आप ये समझ लिए, आप भी जो सामने बैठी हैं वो भी एक नारी शक्ति है, जो एक नारी होके और इतने बड़े जो इतना बड़ा क्वेश्चंस आपके पास आया कि नारी शक्ति का क्या मतलब है, क्या महत्व है। जब हम एक नारी होके जब हम लोगों के कल्याण की भावना सोचते हैं, वही नारी शक्ति हो गई। एक आम जो महिला है वो इसके बारे में तो सोच ही नहीं सकती, क्योंकि वो अपने आप को पहले से समझ के बैठ जाती है, मैं तो अबला हूँ। भाई कोई नारी अबला नहीं है, बस अपने आप अपने हृदय में जो नारी बैठी हुई है, नारी शक्ति, इसको जागृत कर लेना है। और आप देखिए कि फिर आपके हाथ से आप कुछ नहीं है, फिर भी आप सब कुछ हैं इस भारत देश के लिए और बहुत लोगों का आप भला कर सकती हैं। तो मेरे समझ से तो नारी शक्ति आपकी आत्मा है, उसको जागृत करिए। और जब एक नारी लोगों के लिए भला करने लगती है, लोगों का अच्छा सोचने लगती है, अपने घर परिवार को चलाते हुए समाज का कल्याण करती है, उससे बढ़कर नारी शक्ति तो कोई हो ही नहीं सकती। नमस्कार, भारत मेरे साथ चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम एक सीरीज़ करते हैं जिसका नाम है नारी शक्ति। इससे पहले के कई एपिसोड्स को आपने बहुत पसंद किया है और नारी शक्ति सही क्या है के साथ साथ सबकी बहुत पसंदीदा सीरीज़ है, क्योंकि इसमें हम स्त्रियों को लेके बहुत सारी चर्चा करते हैं, बहुत मंथन करते हैं और साथ ही ऐसी स्त्रियों को, ऐसे व्यक्तित्व को आपके सामने लाते हैं जो समाज में निष्पक्ष हो के और अपने दम पे कुछ ना कुछ कार्य कर रही हैं। तो आज भी हमारे साथ एक ख़ास मेहमान हैं जो आज नहीं कल से हमारे साथ में दिल्ली में है और हम इनको यात्रा भी दिल्ली की करा रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें जो है मैम से चर्चा हम लोग करते रहते हैं। डिबेट में भी आपने ये चेहरा देखा होगा। मेरे साथ आज मुजफ्फरपुर से हैं मिंटू शर्मा जी, और हम लोग वड़ताल गुजरात के वीडियोस भी आपने अगर देखे होंगे तो हम वहाँ पे ही मिले थे मैम से और काफ़ी सारी चर्चा हम अभी तक इनके साथ करते रहते हैं और डिबेट में भी मैम बहुत सक्रिय होकर हमारे मंच पे आती हैं। तो सबसे पहले मैं इनका स्वागत करूँगी भारत मेरे साथ चैनल पे। तो नारी शक्ति की जो सीरीज़ है, जैसा मैंने कहा कि हम ऐसे व्यक्तित्व को लेके आते हैं जो समाज के लिए जागरूकता फैलाते हैं। जी। आप एक डाइटिशियन के तौर पे भी काम करते हैं और बहुत सारी स्त्रियों को मैम जो है अपने साथ लेके चलती हैं। तो सबसे पहले आपका एक छोटा सा परिचय चाहूँगे आप ही के मुख से, जो आप देना चाहें। आप अपने आप को कैसे समझती हैं, आप अपने बारे में क्या सोचती हैं, वही आप बताएं। मैं पहले तो आपका धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया और इतने ढेर सारे प्यार दिए, कितने सारे हम लोग इसमें चर्चा परिचर्चा हुई, घूमने भ्रमण सब कुछ मिला एक परिवार की तरह। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना परिचय तो ये तो अपना एक कहते हैं कहावत, अपने से मुँह मियाँ ठू हो जाता है, लेकिन फिर भी आप कहीं हैं तो मैं पेशे से तो आहार विशेषज्ञ हूँ। हम लोग जो है समाज में एक सब आते हैं चले जाते हैं, लेकिन मैं सोचती हूँ कि नहीं, समाज में जाने से पहले कुछ ऐसा कर दें कि भारत देश का, विश्व के कम से कम एक आंसू तो गिर ही जाए कि कोई बंदा यहाँ आया था और वो आज इस धरती को छोड़ के चला गया। तो हम लोग जो है हमारी एक पंजाब की संस्था है, उसकी मैं सदस्य हूँ और वो वहाँ से ब्लड डोनेट का काम भी हम लोग का होता है। तो जो गरीब हैं जिनको ब्लड वो नहीं खरीद पाते हैं, तो वहाँ हम लोग जिस भी राज्य में है वो और हमारी संस्था वहाँ पे है, तो उनको वो करवाने का ब्लड जो फ्री में मिल जाए उनको वो करवाने का काम हम लोग करते हैं, यदि हमारे पास उसकी खबर आ गई तो। और जो बेसहारा बच्चियां हैं जिनको कितने बच्चे ऐसे हैं जिसको गार्जियन
छोड़ देते हैं, वो पाल नहीं पाते हैं। तो वैसे बच्चे को, जैसे हम लोग हॉस्पिटल में हैं तो हमने कह रखा है, सब स्टेट में मैंने कह रखा है कि यदि कोई ऐसे हैं जो बच्चे को जन्म देते हैं लेकिन वो पालन पोषण नहीं कर सकते, या कुछ ऐसे हैं जो समाज परिवार की वजह से बच्चे को अपनाना नहीं चाहते हैं, वैसे बच्चे को फिर हम लोग ले लेते हैं। और फिर हमारा काशी विश्वनाथ है, वहाँ पर भी अनाथालय चलता है। तो हम लोग जहाँ भी, असम में भी है, तो इसमें हमारे हिमंत बिश्व शर्मा जी हैं, वहाँ भी आए। यहाँ तो काशी में स्वयं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत सहयोग करते हैं, तो वहाँ हम लोग उन बच्चों को रखते हैं। और हरियाणा में भी, रोहतक में हमारा जो है, जो लड़कियों को शादी नहीं कर पाते हैं, पढ़ा नहीं पाते हैं, तो वहाँ से भी हमारी जो संस्था है विश्व कल्याण संकल्प हमारा, तो ये जो है इसके माध्यम से हम लड़कियों का शादी ब्याह कराते हैं। और जो नहीं पढ़ा पाते हैं, वो जिस स्टेट में है उसके स्कूल वाले से बात करते हैं, और वहाँ स्कूल वाले से कम 5-10 बच्चे को हम लोग वहाँ दाखिला करवाते हैं कि आप जब प्राइवेट स्कूल ही है तो आप इतना का जब ले रहे हो पैसे, तो आप कम से कम 10 बंदे को आप रखो। तो ऐसे करके हम लोग स्कूल वाले से जब हम लोग के पास आते हैं तो हम लोग वहाँ पे, या तो हमारे पास समय रहा तो हम लोग खुद गए, या नहीं तो उस स्टेट में जो है हमारी सदस्य रहा है उनको हम लोग फ़ोन करते हैं कि आप जाइए और जाके इसका दाखिला, प्रिंसिपल से बात करते हैं, फिर उनका वहाँ पे मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था, और वो जो पढ़ाई का जो खर्चा है वो हमारी संस्था खुद से उठाती है। और हम लोग जितने हैं, हम लोग कहीं से दान नहीं लेते हैं, जितने हम लोग मेंबर हैं वही अपना कुछ करके और वहाँ जो है इसका हम लोग करते हैं, ताकि कुछ जो बच्चे हैं उसमें से कितने बच्चे जो है बहुत अच्छे IAS बन के भी निकले हैं। रोहतक से, असम से भी निकले हैं बच्चे। तो ये बहुत बड़ा कुछ करके जाना है, तो हम लोग लगे रहते हैं। हाँ, और एक ये भी रहता है कि जैसे हम लोग आयोग के भी मेंबर हैं, हमारी संस्था चलती है जिसमें हम लोग केस जो है वो हम लोग जाने नहीं देते हैं सरकार के पास, क्योंकि सरकार के पास वो कोर्ट में जाएगा, बेचारे कहाँ से पैसा लाएंगे, वो वकील का फ़ी होता है, फिर बहुत सारे कोर्ट का चक्कर लगाते रहो। तो ऐसे में हम लोग क्या करते हैं कि जिस स्टेट का ये घटना रहता है उस स्टेट में हम लोग जाते, पहले तो हमारे जो मेंबर्स है उसको भेजते हैं, जब भी उनसे बात नहीं बनी तो फिर हम खुद जाते हैं और वहाँ पर हमारे जितने संत लोग हैं वो लोग को भी वहाँ पर बुलाते हैं। और जब उस उच्च अधिकारी लोग बैठते हैं जो समाज के प्रतिबिंब हैं, तो कहीं ना कहीं उनको जो है, जो घर वाले हैं उनको समझा बुझा कर, माने लड़का लड़की को सबको, और सबसे ज़्यादा फ़ोन की समस्या आ जाती है, फ़ोन से ज़्यादा होता है, तो फिर ये सब करके उनका घर बसाने का काम करते हैं ताकि कोर्ट का खर्चा इसका। तो मैं, क्योंकि जब नारी शक्ति की सीरीज़ करती हूँ, मैं ज़्यादातर महिलाओं से पूछने का ये प्रयास करती हूँ कि नारी शक्ति से वो क्या समझती हैं। नारी शक्ति की परिभाषा, जब नारी शक्ति शब्द आता है उनके मस्तिष्क में, तो उसकी उसको वो कैसे परिभाषित करती है? क्या आप समझती हैं कि नारी शक्ति क्या है? देखिए, नारी शक्ति क्या है, ये तो कम से कम जो है हमारे ऑडियंस हैं इनको भी मैं बताना चाहूँगी कि नारी शक्ति, इतनी बड़ी बड़ी विभूतियाँ हमारे देश में रही हैं, जो अंग्रेज़ को भगाने में हमारे असम की एक महिला थी, उनका नाम थोड़ा सा मिसमाइंड हो रहा है, बरुआ करके थी वो, उसमें उसके बाद महादेवी वर्मा, उन्होंने भी असम से लिख के उन्होंने बहुत बड़ी क्रांति की है। आप हमारी लक्ष्मीबाई हैं। तो नारी शक्ति का जब हमारे दिल में स्मरण आता है तो आप ये समझ लिए, आप भी जो सामने बैठी हैं वो भी एक नारी शक्ति है, जो एक नारी होके, और इतने बड़े, जो इतना बड़ा क्वेश्चंस आपके पास आया कि नारी शक्ति का क्या मतलब है, क्या महत्व है। जब हम एक नारी होके, जब हम लोगों के कल्याण की भावना सोचते हैं, वही नारी शक्ति हो गई। एक आम जो महिला है वो इसके बारे में तो सोच ही नहीं सकती, क्योंकि वो अपने आप को पहले से समझ के बैठ जाती है, मैं तो अबला हूँ। भाई, कोई नारी अबला नहीं है, बस अपने आप, अपने हृदय में जो नारी बैठी हुई है, नारी शक्ति, इसको जागृत कर लेना है। और आप देखिए कि फिर आपके हाथ से आप कुछ नहीं है, फिर भी आप सब कुछ हैं इस भारत देश के लिए, और बहुत लोगों का आप भला कर सकती हैं। तो मेरे समझ से तो नारी शक्ति आपकी आत्मा है, उसको जागृत करिए। और जब एक नारी
लोगों के लिए भला करने लगती है, लोगों का अच्छा सोचने लगती है, अपने घर परिवार को चलाते हुए समाज का कल्याण करती है, उससे बढ़कर नारी शक्ति तो कोई हो ही नहीं सकती। तो आज का, जैसे आज का हम लोग इसको कहते हैं ना, कलयुग का दौर है, कलयुग का दौर है, तो आजकल स्त्रियों के भी जो है व्यवहार में एक बदलाव हम लोग देखते हैं। अब की स्त्रियां थोड़ा सा स्वतंत्रता की तरफ है। अब स्वतंत्रता, स्त्रियों की जो स्वतंत्रता है उसको आप कैसे दें? अब स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? स्त्री समाज में स्वतंत्रता क्या है, कि क्या उसकी सीमाएं हैं, और क्या स्वतंत्र स्त्री का स्वतंत्र होना आपके मस्तिष्क में क्या विचार आता है कि स्त्री जो स्वतंत्र है वो स्वतंत्रता क्या है? देखिए, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है कि ये हम चाहेंगे कि विश्व भर के लोग इससे कुछ सीखें, महिलाएं खासकर, और कॉलेज में तो सबसे पहले इसको चलाया जाए। कॉलेज में भी अभी कुरुक्षेत्र में हम लोग 2-3 कॉलेज में गए थे, और उन्होंने रोहतक में भी 2-3 कॉलेज में उन्होंने हमें इनवाइट किया है। इस बार मैं समय नहीं दे पाई, मैं बोली अगली बार मैं आपके कॉलेज में समय दूंगी। एक कॉलेज में दिया था तो उनसे ही वो प्रभावित हुए कि नहीं मैम, मैं तो आज से आपकी मुरीद हो गई, आपको मेरे कॉलेज में आना होगा। तो मैंने कहा कि ठीक है, अगली बार मैं, आप पहले बताइएगा तो मैं आपके कॉलेज में ज़रूर आऊँगी। तो ये नई पीढ़ी जो है ना, स्वतंत्रता क्या है नारियों की, ये आजकल की जो लड़कियां सोचती हैं कि हम स्वतंत्र होना चाहते हैं, घर परिवार, तो मेरा मानना ये है कि मैं ये नई पीढ़ी को बताना चाहूँगी, यदि आप स्वतंत्र होना चाहेंगे तो आप का लाइफ जो है वो ख़त्म हो जाएगा। स्वतंत्रता क्या है? स्वतंत्रता है यही कि आप अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे संस्कार लो। अब एक शादी होने के बाद आप जैसे आज हम लोग, आप जैसे समाज की अंग बनी हुई है, जब शादी मांग में सिंदूर पड़ती है तो वो समाज का अंग बन जाता है। शादी होने के पहले यदि आप कुंवारे हैं तो समाज में आपकी कोई प्राथमिकता नहीं है। वो आपका, आप 40 साल के भी हो जाएगा तभी भी समाज कहेगा अच्छा शादी ब्याह नहीं हुआ, अच्छा चलो चलो ऐसे ही है। तो आपको वो इज्जत की जो नज़रिए से समाज देखता है, वो चाहे वो घोर कलयुग आ जाए, कलयुग आ जाए, सतयुग आ जाए, तभी आपको प्राथमिकता मिलेगी। सीता जी को भी शादी से पहले प्राथमिकता नहीं मिली थी, लेकिन सीता जी की जैसी शादी हुई, आज वो पूरे विश्व में अपने कर्म के कारण पूजी जा रही है। राम की भी पूजा होती है। राम ने शादी से पहले कितने असुरों का वध किया, लेकिन उस समय उनके महत्व, उनके कर्म को, अहिल्या को तारा, उनकी शादी नहीं हुई थी उस समय, अहिल्या को तारा उन्होंने, लेकिन उनकी उतनी महिमा का गुणगान नहीं हुआ था। लेकिन जैसे उनकी शादी हुई और 2 शक्तियां मिली, उनका पूरे विश्व में आज उनके कर्म का गुणगान होता है। और यही कारण है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा। राम की जो पूरे विश्व में पूजा होती है, मेरे महादेव ने उनको दर्शन करने के लिए उनके आ गए, और सीता जी की कर्म की पूजा होती है, तो ये मानव जीवन को उन्होंने आकर सार्थक किया है। तो हम नई पीढ़ी को ये बताना चाहेंगे कि स्वतंत्र होना, छोटे छोटे कपड़े पहनना, ये स्वतंत्रता नहीं है। यदि आप छोटे कपड़े पहनकर ये सोच रहे हो कि मैं स्वतंत्र हूँ, तो आप अंग को, यदि अंग को दिखाना रहता तो सीता जी कपड़ा नहीं पहनती। हमारी माँ भगवती हैं, माता पार्वती कपड़े नहीं पहनती। एक लड़की की सुंदरता उसके शरीर ढकने में ही है, न कि नंगे करने में। पहले की मैं बता रही हूँ कि पहले जब हम लोग बच्चे थे तो हमारे फादर कोई बहुत अच्छे अच्छे पिक्चर भगवान का होते थे तो ले जाते थे दिखाने के लिए। एक बार शोले ले गए थे हमारे फादर हम लोग को दिखाने के लिए, तो उसमें हेमा मालिनी का था कि वो पूरे कपड़े पहनती थी, तो उसमें एक कपड़ा फाड़ने का सीन था तो दिखाया जाता। लेकिन आजकल के पिक्चर में तो ऐसे ही नंगी घूमती हैं और हमारे समाज को, सनातन को खराब करती हैं। ये बॉलीवुड वाले जितने हैं सब मुस्लिम हैं। मैं मुस्लिम को भी कहना चाहूँगी, भाई आप अपना इतना पर्दा करते हो तो कम से कम आप अपनी स्त्रियों को, ये हम जितने भी मेरे बहुत सारे पेशेंट हैं मुस्लिम, मैं उनको ये सब खुल के बताती हूँ कि आप बताओ मुझे कि आप लोग तो अपने स्त्रियों को इतना ढक के रखते हो। एक सलवार सूट है, फिर ऊपर से आपका बुर्का है, फिर आप वही मुस्लिम पिक्चर में जाके सनातन को हिंदू फिल्म बनाते हैं और छोटे छोटे कपड़े पहनाकर वो सीरियल में हो या पिक्चर में हो वो दिखाते हैं, और हमारे सनातन की लड़कियां वही सीखती हैं। तो इसको दिखाना आप बंद करें, क्योंकि धीरे धीरे हमारे बच्चे भी जो वो भी जाग रहे हैं कि ये हमारे
साथ गलत हो रहा है। तो कुछ बच्चे जो हैं अब वो जो जाग गए हैं वो अब अपनी पत्नियों को, लड़कियां खुद भी, जो हम कॉलेज में भी गए 2-3 कॉलेज में, तो वो लड़कियां लोग कही हैं, मैम आपसे हम प्रॉमिस करते हैं कि हम लोग अब छोटे कपड़े नहीं पहनेंगे। तो ये अब बच्चे भी जागरूक हो रहे हैं। पहले क्या था कि पहले टीवी में तो कोई संत समागम का दिखाया ही नहीं जाता था, ना तो पढ़ा। हम लोग इसके लिए भी भारत सरकार से बराबर लिखित में दे रहे हैं कि कम से कम एक रामायण का पाठ जो है वो हमारे एक चैप्टर हो। संस्कृत बिल्कुल, हाँ, संस्कृत जो है बिल्कुल खत्म कर दी गई है स्कूल से, कॉलेज से। वो संस्कृत फिर से दोबारा चालू हो। और जितने मुगल का ये आक्रमण का जो सोशल में दिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, उसको बिल्कुल हटाया जाए। तो नारी की स्वतंत्रता, आप अच्छा खाओ, आपको खाने पर कोई नहीं रोक लगाएगा, आप अच्छा खाओ, वो स्वतंत्रता है। एक अच्छे संस्कार लो जिससे भारत देश का नाम हो, वो एक अच्छी स्वतंत्रता है। कपड़े अच्छे पहनो, शरीर ढक के रखो, वो एक अच्छी स्वतंत्रता है। आप क्या महिलाओं से, ऑडियंस से हम ये पूछना चाहेंगे कि क्या आप छोटे कपड़े पहनोगे, आपका रेप बलात्कार होगा, इसका जिम्मेदार कौन होगा? तो आप क्यों नहीं एक गुलाब का फूल ही ले लीजिए, उसमें कांटे होते हैं ताकि कोई झट से गुलाब के फूल को ना तोड़े। तो वो कांटा जो है वो सुरक्षा करता है। उसी तरह से जितने भी हमारे समाज में बुजुर्ग लोग हैं, आपसे बड़े लोग हैं, तो आपकी सुरक्षा के लिए वो कांटे का काम करते हैं। तो मैं यही चाहूँगी कहना कि हमारी जो नई पीढ़ी है वो स्वतंत्र अच्छे कपड़े पहनने के लिए हो, अच्छे विचार के लिए हो। घर, समाज, परिवार, आप अपनी सास का, अपनी माँ का, अपने बड़े भाई का, समाज में जो बड़े लोग हैं उनका यदि इज्जत करिएगा तो कल आपकी भी उम्र बड़ी होगी। तो आप, क्योंकि धरती गोल गोल है, आप किसी को इज्जत नहीं दोगे, आपको इज्जत नहीं मिलेगा। आप किसी से मीठा नहीं बोलोगे, आपसे इस धरती पर कोई मीठा नहीं बोलेगा। कड़वा बोलने वाले तो छन छन में लोग मिल जाते हैं, यदि आप मीठा भी बोलो तो वो कड़वा बोलेगा। तो ये स्वतंत्रता है। स्वतंत्र रहो, अच्छे खाने के लिए, अच्छे पीने के लिए, पढ़ाई के लिए। असम में है कि वहाँ पर मैं जब बच्ची थी, वहाँ पे जैसे श्रवण कुमार का भैंगी होता है ना, उसमें वो लोग, वहाँ नाइट कॉलेज भी चलता है असम में। तो वहाँ पे क्या है, दिन में जो कमज़ोर घर के बच्चे हैं वो दिन में, अब तो हिमंता बिश्व शर्मा पढ़ाई का पूरा फैसिलिटी कर दिया है। कांग्रेस का शासन था तो कुछ नहीं था हिंदू के लिए, मुस्लिम के लिए था, हिंदू के लिए नहीं था। तो उन्होंने जो है इसको कर दिया। अब क्या, पहले वो लोग भांगी लेके दिन में सब्जी बेचना है, रात में नाइट कॉलेज करना है, इतने कष्ट उठा के पढ़ते थे। तो आज वो लोग कहाँ से कहाँ पहुँचे हुए हैं, आज एसी में घूम रहे हैं। कम से कम अपना थोड़ा सा जो कम उम्र का समय था, इंटर का, ग्रेजुएशन का, वो उन्होंने कष्ट में बिताया। आज पूरी 60 साल तक, आज जितने दिन जीवित रहेंगे उतने दिन फैसिलिटी में गुजार रहे हैं। तो हम ये चीज़ की स्वतंत्रता लीजिए कि थोड़ा सा कठिन परिश्रम हो, परिवार में इज्जत, परिवार को समूह लेके चलिए। क्योंकि आप यदि समूह में नहीं चलिएगा, आपके बच्चे वही देखेंगे कि भाई मेरी मम्मी, मेरे पापा तो बस हमारे ही साथ है, कल वो भी आपको वृद्धाश्रम में फेंकेंगे और आपको भी उसी तरह से रखेंगे। इसलिए स्वतंत्र तो आइए, अच्छे विचार, अच्छे पहनावा, अच्छे सोच विचार के, पढ़ाई के प्रति समाज में एक अच्छा अपना जो स्तंभ है उसको स्थापित कीजिए। यही स्वतंत्रता है नारी की। अब हम लोग जैसे पुराना एक वो है, जैसे नारी ही नारी की दुश्मन वाला जो एक लाइन है, हाँ जी, आप कितनी सहमत है उससे? मैं उससे, मुझे लगता है कि नारी और नारी का झगड़ा परिवार में ज़्यादा होता है। ये एक बहुत बड़ा कारण है जिससे परिवार टूटते भी हैं। तो हाँ। ये जो है नारी ही नारी की दुश्मन है, ये आप अपने विचार में इसको कैसे समझा सकते हैं कि इसको भी कैसे बेहतर बनाया जाए? क्योंकि स्त्रियां क्या है, वो ठीक है, स्त्री का एक स्वभाव है कि एक दूसरे से जलना, वो तो है, वो एक नॉर्मल वो है, और उसका एक मस्ती अलग होती है। मस्ती अलग होती लेकिन एक जो एक दूसरे से जलना ठीक है, लेकिन एक दूसरे को नीचे करना, फिर खुद उठने की कोशिश करना, वो जो एक स्वभाव, जो एक मैं उसमें कोई उम्र नहीं देखती हूँ। मैं बहुत सारी स्त्रियों को देखती हूँ जो हर उम्र में है, और हर उम्र में कहीं ना कहीं हम एक दूसरे को, जबकि जितना शोषण, जितना पीड़ित हम लोग वो समाज में रहते हैं, जितना संघर्ष हम लोगों के साथ में रहता है, घर देखना, बच्चे देखना, जितना कठिनाई हम लोगों के पास डेली रूटीन में भी होती ही है, तो इसमें स्त्रियों को बढ़ चढ़ के
आगे आके एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, लेकिन मैं देखती हूँ कि स्त्रियों में आपस में ही बहुत ज़्यादा किसी को, मतलब जैसे आप और मैं ही बात कर रहे हैं, कल से हम लोग चर्चा में हैं। अब मुझे आपका विचार अच्छा नहीं लगा, मैंने कहा कि अरे मैं तो मैम के बारे में फेसबुक पे लिख दूँगी, ये तो गलत बोल रही थी। तो एक वो जो एक व्यवहार है स्त्री का स्त्री के प्रति, वो समाज में वो भी कहीं न कहीं मुझे खटकता है कि हमें जो है इस वक्त स्त्री वर्ग को एक साथ होना चाहिए, जबकि हम एक साथ ये परिवारों में भी है, ये जैसे होता ही है, बड़े की छोटे के साथ बनती नहीं है, छोटा कहता है कि मैं अपने हिसाब से करूँ, बड़ा कहता है मैं अपने हिसाब से करूँ। तो वो जो आपसी झगड़ा जो है स्त्री स्त्री के दुश्मन वाला, उसको आप कैसे बेहतर वो सलाह दे सकती है, कैसे बेहतर तरीके से समझा सकते हैं? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। ये आजकल 100% में हम कहेंगे 99% जो है स्त्रियों की जलन के कारण उनका घर बिगड़ जाता है। क्या होता है कभी कि आजकल की लड़कियों का क्या है, वो सीरियल देखती हैं, शादी हुआ आई और वो पति जॉब में चला गया, अब वो पति रात को आता है, कुछ नहीं भी हुआ रहता है। आजकल की जो वो है सासू माँ है, यदि नहीं भी कुछ बोलती है, फिर वो मन में उसको बैठा लेगी कि मुझे अब ना 1 महीना से ज़्यादा नहीं रहना है। फिर वो अंट संट ना 1 दिन 2 दिन 3 दिन करके अपने पति के कान को भरने लगती हैं। बहुत ऐसा केस भी मेरे पास आया है कि मेरी सास मेरे को ऐसे बोलती है, वो ऐसे बोलती है, वो ऐसे बोलती है। तो मैंने दोनों को बैठाया, पटना की ही घटना है। मैंने बैठाया दोनों को और बोली कि भाई क्या प्रॉब्लम है आप दोनों का? तो सास ने कहा कि जो ये खाने ज़्यादा बर्बाद करती थी, तो मैं इसलिए इसको टोकती थी कि कम से कम उतना ही बनाया करो जितना निपट जाए, और ये इसको है कि नौकरानी को बोल देना है, ज़्यादा आटा सनवा लेना है, और फिर उसके लिए यदि टोको तो उसके लिए घर में झंझट करना है। तो फिर मैंने उस लड़की को भी समझाया, हम कहे कि अब तुम्हारे भी तो एक लड़का है तुम जब इनके समय में आओगी तो क्या तुम्हारी बहू यदि ऐसा करेगी तो तुमको कैसा लगेगा? तुम जो इस तरह से इनसे कर रही हो, ये तो गलत नहीं कर रही है। यदि तुम वेस्ट कर रही हो तो तुम्हारे पति का जा रहा है, तुम्हारे ससुर का जा रहा है। तो उसने तो कुछ देर तक सुना, उसके बाद बोली कि नहीं, मैं जॉब से भी आती हूँ तो थोड़ा सा मुझे बोल देती है, मैं इसलिए सब सनवा के वो रख लेती हूँ वहाँ पे। हम कहे कि जब मैड है करने के लिए तो फिर क्यों ज़्यादा करके उसको रख के वेस्ट करना है? पैसे लगते हैं सब में, और गार्जियन है तो वो तो बोलेगा ही। तो वही इसी पर फिर चर्चा हुई। फिर 2-3 दिन के बाद दोनों का सास और बहू का जितनी उनके क्वेश्चंस थे, जिनके उनके गिले शिकवे थे, उनके बेटे को भी बैठाया, क्योंकि बहुत सारे लड़के ना, लड़की इतना ना उनको कान भरती है कि लड़के सुसाइड कर लेते हैं कि भाई सास का सुनूं, माँ का सुनूं या पत्नी का सुनूं। तो हमने, मेरे पास ऐसे 2006 में एक ऐसा 2-3 घटना हो गया था, सास बहू के चक्कर में लड़के चले गए थे, बाद में वो केस मेरे पास आया। तो मैंने उसको वही समझाया कि हम लोगों की माँ कहती थी कि कोई भी घर का घटना हो तो उसको पति को जल्दी नहीं बताना चाहिए, मत बताना उसको। और उसको मैंने रियल लाइफ में देखा, जब मैं कुछ समाज के में कुछ स्तंभ बन के बनी तो मैंने देखा इसको। हम कहे कि पहले तो पति को बताना नहीं चाहिए, तुम खुद पढ़ी लिखी लड़की हो। आजकल की बच्चियां तो पहले तो कहते थे नहीं पढ़ी लिखी हैं, अब की बच्चियां तो इतना पढ़ी लिखी हैं, उनको समझाने की हमको लगता नहीं ज़रूरत है। फिर इस तरह से कहते मोटिवेट किया, फिर आज वो बहुत सुखी परिवार है। केस तक, डाइवोर्स तक चला गया। फिर उसके बाद में वो लोग भी, ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जो आज भगवान के दया से सब लोग सुखी हैं। और वो जो है, हम यही चाहेंगे कि जो ये जलन की भावना है औरतों में, और जो सास है उनको भी कहना चाहेंगे हम कि आपस में यदि कोई तरह का दिक्कत है और सास है तो गलती देखेगी तो वो ऑटोमेटिक आ जाता है कि वो बोलेगी ही आपको, क्योंकि आप बेटी नहीं हैं, आप बहू हैं। बेटी रहने पर माँ के दिमाग में ये रहता है कि इसकी शादी करेंगे, ये तो चली जाएगी। लेकिन बहू आने के बाद में माँ के दिमाग में ये रहता है कि ये मेरे घर की बहू है और कल ये मेरी पीढ़ी को लेके आगे चलेगी, तो मेरे घर में यदि कुछ ऐसा हुआ तो मेरा बेटा का सब कुछ वो हो जाएगा, इसलिए हमको इस पर ज़्यादा ध्यान देना है। वो बेटी से ज़्यादा बहू पे ध्यान देती है कि मेरा घर सुखी संपन्न रहे। तो ये आजकल की लड़कियों को, कम से कम मैं ऑडियंस को कहना चाहूँगी कि कम से कम ये आजकल की लड़कियों को ये समझना होगा। और मैं कॉलेज में भी जाती हूँ तो मैं वहाँ ऐसा रहता है,
तो मैंने उनको भी बताया कि आप लोग को ऐसा समझना पड़ेगा कि ये घर मेरा है, ये सास मेरी है, क्योंकि कल मैं भी सास बनूंगी, मेरे बच्चे हैं तो बहू आएंगे ही, बेटी है तो दामाद आएगा ही, तो आप जैसा करोगे वैसा आपको मिलेगा। तो जलन की भावना छोड़ के, हाँ, यदि सास घर की गार्जियन है तो जैसे बेटी के लिए साड़ी खरीद रही हैं वैसे बहू के लिए खरीदे। यदि बहू गार्जियन है तो बहू भी अपने लिए जैसे खरीद रही है वैसे ननद के लिए खरीदे, सास के लिए भी खरीदे। ननद को क्या है, ननद को तो साल में 1 2 बार 3 बार जाएंगी आएंगी तब मिलेगा, और एक ननद ही लक्ष्मी होती है। ननद का यदि आप सम्मान करते हैं तो आपके घर में पूरे तीर्थ का वास रहता है। यदि ननद आ जाए, भगना भगनी का पैर धुलाता है घर में, तो ऐसा शास्त्र में भी लिखा हुआ है, मेरी माँ को भी मैंने देखा है। तो वो कहते हैं पूरे तीर्थ का जो है गंगा घाट का सेवा करने का फल मिलता है उसको। और ननद को भी हम ये कहना चाहेंगे कि अपने परिवार को देखे, वो मायके में ज़्यादा इंटरफेयर ना करें। हाँ, बहुत बढ़िया बात बोली। हाँ, इंटरफेयर मायके में जब वो करने लगती है तो घर बर्बाद होता है। और माँ को भी हम कहना चाहेंगे कि अपने बेटी के घर में इंटरफेयर ना करिए, अपना घर देखिए, तो अपने आप जलन की भावना खत्म हो जाएगी। यदि आप अपने घर में, अपनी बेटी यदि कुछ गलती कर रही है तो आप अपने बहू से पहले बेटी को डांट दीजिए कि आप अपने सास का कदर करो। आप यदि अपनी बेटी को घर में बैठ के उसको बोलोगे अपने सास का कदर करो, अपने भैंसुर है, जेठ है, जेठानी है, सबको अपना बहन मानो, अपना परिवार है, उसको लेके चलो, क्योंकि हम पहुँचते पहुँचते तुम्हारे पास पहुँचेंगे, वो लोग सबसे पहले तुम्हारे पास आ जाएंगे। तो इस चीज़ को यदि आप, हमारा ये समाज, हमारी ये ऑडियंस जहाँ जहाँ ये जाएंगे, ये इस चीज़ को नई पीढ़ी को बताने का ये कोशिश करें कि छोटे कपड़े, हाफ पैंट्स, ये सब जो है वो इस बिल्कुल अवॉइड करें। आप देखिए कि हमारे बहुत सारे परिवार के लोग विदेश में रहते हैं, लेकिन वो लोग पूरे छोटे कपड़े, हाफ पैंट नहीं पहनते हैं, सलवार सूट में रहते हैं, पैंट शर्ट में रहते हैं। आप पैंट शर्ट पहनो, ये हाफ पैंट पहन के मार्केट में घूम रहे हैं, हाफ गंजी पहन के घूम रहे हैं, तो आपका रेप बलात्कार नहीं करेगा, आपको छेड़ेगा नहीं। जो पिया हुआ लड़का है, नशा में धूत रहते हैं लोग, तो जो, हाँ, जो नशा में है वो क्या जानेगा, उसको क्या पता है, उसको तो वो चमड़ी देखेगा, फिर आपको वो डिस्टर्ब करेगा। तो आप क्यों नहीं ढक के रहो, एक संस्कार में चलो, शर्ट पैंट पहन के चलो, सलवार सूट पहन के चलो, बहुत सारे कपड़े, फ्रॉक है, सब कुछ है, और इसमें अच्छे से जब चलोगे तो घर में कलेश भी नहीं होगा। और ये जलन की जो भावना है, यदि भाभी है अपने ननद को कुछ अच्छा सिखाती है तो ननद का भी फर्ज बनता है, यदि छोटी हैं या बड़ी हैं तो आप उसको फॉलो कीजिए। और भाभी का भी काम है, यदि ननद आपके घर में है, आपके दूर से भी आपको समझाती हैं, तो आप भी किसी की ननद हैं, तो आप उसको फॉलो कीजिए, ताकि घर परिवार में जलन की भावना तो स्वतः ही खत्म हो जाएगी। इसमें एक चीज़ मैं आपसे और पूछना चाहूँगी, जैसे पहले के टाइम में बहुएं घर में ही होती थी, घर गृहस्थी ही देखती थी। अब का समय चेंज हो गया, क्योंकि अब जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं तो हमें बच्चों को स्कूल भी ब्रांडेड में है भेजने, ब्रांडेड स्कूल में भेजना है, फिर महंगाई है, खर्चे बहुत हैं, तो आज की बहुएं कमाती भी हैं, है ना। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि घर देखना उनका फ़र्ज़ तो है ही है, बहू है, अपने घर को देखे, अपने बच्चे को देखे, वो एक प्रायोरिटी तो है ही है, वो किसी पे छोड़े नहीं, वो उसकी अपनी जिम्मेदारी है। लेकिन उस समय पे जैसे कमाने वाली बहू है, वो घर भी देख रही है, बच्चा भी देख रही है, सब कुछ कर रही है। वहाँ पे जो घर के बड़े हैं, अगर मुझे लगता है थोड़ा सा बहू के प्रति एज अ सपोर्ट सामने आते हैं, एज अ मतलब जैसे कि उसके प्रति थोड़ा सा एक सुरक्षा की भावना उसको देते हैं कि भाई ठीक है, तुम निकल रहे हो तो पीछे से हम हैं। तो एक वो भी एक एंगल है जो मैं, जैसे बहुएं तो मैं देखती हूँ अभी है वैसा हाल कि बहुएं भी सही नहीं है, लेकिन ये बड़ों का भी एक एंगल मैं अजीब सा देखती हूँ, क्योंकि पहले के समय में बड़े जो अपनी प्राइवेसी, अपना स्पेस, अपने हिसाब से रहना ऐसे नहीं थे। लेकिन जो अभी के 60-70 के मैक्सिमम बड़े भी मैं देख रही हूँ, वो चाहते ही हैं कि वो अपने हिसाब से रहे। मैं बहुत सारे ऐसे परिवारों को देखती हूँ कि उनको लगता है जैसे ना, और वो कितने लोगों को अपने घर में लेके आएंगे, उनको परेशानी तभी होगी जब उनकी बहू आके कुछ ना कुछ इंटरफेयर करेगी या कुछ जिम्मेदारी लेना चाहती है, तो दे भी देनी चाहिए। उस पर आप क्या कहेंगे? जैसे उनको भी क्या ये समझने की ज़रूरत है कि वो प्रोफेशन में है,
जैसे लड़के का ऑफिस है, वो नौकरी करता है, ये एक बड़ा टर्म आता है उसकी वाइफ के सामने। लेकिन वाइफ का ऑफिस है, उसके बाद वो घर देख रही है, फिर वो बच्चे को देख रही है, सुबह उसको स्कूल भेज रही है, सारे घर के काम निपटा के फिर ऑफिस में 8 घंटे की ड्यूटी भी कर रही है, फिर वहाँ से ट्रैफिक में झेल के फिर वापस भी आती है, फिर वापस आके फिर खाना भी बना रही है। उसका अपना एक रूटीन सेट है। उसमें बड़ों का जो एक प्रयास होना चाहिए, वो उनकी जो एक ड्यूटी होनी चाहिए, वो कैसी होनी चाहिए आपके अनुसार? मेरे अनुसार तो जैसे देखिए, जितनी जी भी जॉब करने वाली महिलाएं हैं, बहुएं हैं और सास हैं, परिवार है, तो परिवार से एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है, बशर्ते उसको भी व्यवहार अच्छा रखना पड़ेगा। हाँ। यदि आप घमंडी टाइप का करेंगी तो आपकी सास आपसे ज़्यादा, क्योंकि वो आपको बेटा जन्म के दी है और सारा फुल्ली आपको समर्पित कर दी है, उसका जितना सब कुछ है, माँ से आपको कुछ नहीं मिलेगा। माँ से शादी किया, आपको उसकी जिम्मेदारी खत्म, उसको मन करेगा एक कपड़ा देगी, नहीं मन करेगा नहीं देगी आपको। लेकिन सासुरे में सास ने अपना पूरा जिंदगी लगाया आपके प्रति। बेटी को माँ के प्रति जो है वो ज़्यादा लगाव होता है, उसमें माँ की भी अहम भूमिका होती है। बेटी की जो माँ होती है, वो आजकल के बहुत सारे केस आए मेरे पास कि माँ गलत सलत हमेशा बेटी को सिखाती रहती है, वो ना करे। लेकिन बेटे को भी तो सिखाती है ना। हाँ, बेटे को बहुत सारे केस तो बेटे को हाँ सिखाया। वो आती है, लेकिन वो भी मैं बोल रही हूँ कि सबसे ज़्यादा बेटी की ही माँ का आया है। और मैंने सामने सामने बैठाया, उसने कहा कि माँ ने ऐसे मुझे कहा था। तो मैं जिसकी भी प्रॉब्लम आते हैं तो जिसका रहता है उसको सामने बैठाती हूँ मैं पहले। ऐसे नहीं बात करती कि एक आदमी कहा चलो इसमें निर्णय हो जाएगा, ऐसा नहीं, क्योंकि उसमें सब मुहर लगती है फिर कि आइंदा से ऐसा नहीं हो। तो हम ये चाहेंगे, हमारे हिसाब से जो है, देखिए लड़की जो बहू बन के आती है, बेटा भी कमा रहा है, बहू भी कमा रही है, तो उसको यदि आजकल सबके घर में मैड होता है, यदि अच्छे पैकेज ले रहे हैं तो मैड सबके घर में होता है कि आपको वो झाड़ू पोछा करके जाएगी। बहुत लोग हैं कि खाना दूसरे के हाथ का नहीं खाना पसंद करते हैं, अपने हाथ से बनाना पसंद करते हैं, तो वो अच्छी भी बात है। तो उसमें चाहिए कि दोनों को हेल्प करना चाहिए कि हाँ बहू को 10 बजे निकलना है, तो ऐसा नहीं कि बहुत सारे ऐसे केस आए, बहू सुबह में उठती है, अपना भी बेड नहीं ठीक करती और सास किचन में लगी हुई चाय दे रही है, नाश्ते दे रही है। अरे कहने का मतलब ये है कि आप जो कमा रहे हो, जैसे बेटा कमाता है तो शादी से पहले माँ को पता होता है कि बेटा मेरा कमा के लाएगा, तो इससे ये काम होंगे, घर का एमआई जाएगा, फ्रिज का एमआई जाएगा, चाहे बाप कमा के लाएगा तो स्कूल का फीस जाएगा, ये सब पता होता है। लेकिन बहुएं क्या करती हैं कि ऐसा केस आया, इसलिए मैं बता रही हूँ आपको कि बहुएं क्या करती है, कमाई और कमाने के बाद में हिसाब कुछ नहीं, और सास उनका एक नौकरानी की तरह चाहती है कि सास मेरा सुबह से लेकर रात तक काम करे। तो जब आप वो उल्टा भी तो है ना, हाँ, समाज में दोनों चीजें। हाँ दोनों चीज़ है समाज में, लेकिन आपको मैं बता रही हूँ 100% में आपको 80%, मैं पूरे भारत देश की बता रही हूँ आपको, क्योंकि मैं पूरे स्टेट में जाती रहती हूँ, आपको 80% जो है महिलाएं, औरतें, आजकल की जो लड़कियां हैं वो बदमाश हैं। वो अब उसकी माँ काम नहीं करे लेकिन उसकी सास काम करके उसको दे। फोन पे माँ को कहेंगी, भाभी को करने देना, तुम नहीं करना, लेकिन यहाँ करेंगे, तुम करो, हम नहीं करेंगे। यहाँ तक कि वो कपड़े भी जो है ना वो छोड़ के जाएंगी कि ये काम करे। भाई बेटा है तो बेटा कमाता है तो माँ को हिसाब देता है, गार्जियन हमारा घर, माँ बाप लेते नहीं, माँ बाप तो देते हैं, लेकिन बशर्ते तुम दो तो तुम कमा जो रही हो, तुम इस घर की जब एक बेटा बन के जब काम कर रही हो तो तुमको भी चाहिए कि हाँ माँ हमारी 25,000 रुपया सैलरी आई, हमारी 30,000 रुपया सैलरी आई, इसमें हमने ये काम किया, माँ अब जो है ना कुछ पैसे आप अपने पास रखो। मैं एक बूढ़ा बूढ़ी है ना, तो वो दारू पीते हैं ना शराब पीते हैं, यदि आप उनको यदि 2,000 रुपये भी दोगे ना तो वो 2,000 रुपया आप ही के काम में आ जाएगा, क्योंकि उनको कहीं जाना नहीं है, जहाँ कहीं भी जाना है तो आप लोग के साथ ही जाएंगी। तीर्थ भी करना है तो बहुत सारे बेटे हैं
वो अपनी माँ को खुद करवाते हैं। यदि जॉब से रिटायर किए हुए हैं तो वो लोग खुद ही घूम लेते हैं। तो हमारे समझ से सबसे ज़्यादा ना बहुत सारे ऐसे झगड़े आए हैं कि बहुएं जो है पेमेंट के बारे में यदि सास पूछी, ठीक है सारा सपोर्ट किया आपका काम के भाई क्यों झगड़ा हुआ, मैडम आप बताइए, ये काम करती है ना तो बेटे को मेरे बताती है, मैं कमा रही हूँ भाई तुमको क्यों बताऊँ मैं। तो यदि एक लड़का कह दे मैं कमाता हूँ तुमको क्यों बताऊँ। लेकिन बहुत सारी बहुएं तो बचाती भी है ना। हाँ तो ये बात बचा कर यदि ये कहे ना कि माँ हम ये चीज़ को बचा रहे हैं, हम इस चीज़ से ये काम करेंगे और ये चीज़ हम नहीं देंगे, हमने फिक्स कर रखा है इसको, मैंने इतनी सैलरी आई मैं 5,000 रुपया आरडी में डाल दी, 10,000 रुपया आरडी मैं में आपको डाल। एक केस बताती हूँ। यहाँ पे वो दिल्ली का केस है, केंद्रीय विद्यालय की टीचर थी। अच्छा अच्छा। तो उसमें उसने सुसाइड किया। केंद्रीय विद्यालय की अध्यापिका है वो, उसने सुसाइड किया और उसके सुसाइड नोट में ये लिखा हुआ था कि किसी फैसले में मेरा कोई जो है आदान प्रदान विचारों का भी नहीं है। मेरी विचार मेरे सुझाव तो दूर की बात है कि मेरे विचार भी जो है सुनने का वो देने का मुझे अधिकार नहीं दिया गया। फिर उसने कहा कि मैं घर के सारे काम करने के बाद मैं अपने आप को एक अनपेड सर्वेंट की तरह घर में देखती थी, यानी कि मैं अपने बच्चों को देख रही हूँ, मैं अपने पति को भी देख रही हूँ, मैं सब कुछ कर रही हूँ और मैं केंद्रीय विद्यालय की अध्यापिका भी हूँ। आप भी जानती हैं कि केंद्र केवी के टीचर बनना कितना कठिन, बहुत कठिन, और केवी के टीचर का आत्महत्या करना और बड़ा प्रश्न उठता है कि समाज जो है वो किस तरफ जा रहा है। तो उसने तो देखिए उसने तो सारा कुछ किया ही होगा, अंत में उसने सुसाइड कमिट किया। जब पढ़ी लिखी महिला थी तब तो अंत में उसने सुसाइड किया और सुसाइड का जो ब्लेम है, अब हम लड़कों के भी केसेस देखते हैं, हम मानते हैं, लेकिन केंद्रीय विद्यालय की अध्यापिका होके इतने सालों से, इतने वर्षों से वो घर को सब कुछ दे रही थी एज अ डॉटर इन लॉ। तो आत्महत्या जैसा फैसला करना और उसमें फिर वो उसका ये कहना कि मेरे को एक अनपेड सर्वेंट से ज़्यादा का दर्जा नहीं दिया गया, जबकि जब बहू घर में आती है उस समय तो सबको अच्छा लगता है कि हम लड़की लेके आ गए। लेकिन अगर मैं कहती हूँ वो कुछ नहीं मांग रही है, ना वो पैसे मांग रही है आपसे, ना वो प्रॉपर्टी मांग रही है, लेकिन मान सम्मान का अधिकार तो उसका भी है। और मैं नहीं मानती हूँ कि किसी लड़की ने अगर आत्महत्या जैसी चीज़ करी हो तो वो किसी का घर में मान सम्मान नहीं करती हो। कोई फ्रस्ट्रेशन तो, कोई ऐसी खुंदक, कोई ऐसी फ्रस्ट्रेशन जो उसके अंदर ऐसे दबी हुई थी और जिसके कारण परिवार के प्रति उसने ऐसा लिखा है। अगर वो करना चाहती तो वो पहले भी कर सकती थी, लेकिन उसका हाल ऐसा हो गया कि उसने और ऐसे कई सारे केस दिल्ली के ही हैं जिसमें बहू ने कुछ नहीं किया तो आत्महत्या कर ली। वो चाहती तो कब्जा भी कर सकती थी, वो तलाक दे के, जैसा हमारा कानून है लड़कियां तलाक दे के, आजकल तलाक दे के पैसा भी लेती है। मैं ये भी कह रही हूँ कि वो भी सही नहीं है। तो ऐसे केस जो होते हैं उसमें जो, और मैंने सुना है जैसे प्रेगनेंसी का दौर जो होता है, प्रेगनेंसी के दौर में और जब आपकी डिलीवरी के बाद, तो हमारे यहाँ पे एक दाई आई 36 साल पुरानी, डिलीवरी के बाद जो है वो कहती है मैंने अपनी सारी बहुओं की मालिश करी, वो किया, सब कुछ किया। तो लेकिन एक उनकी छोटी वाली बहू है, वो आज, उस टाइम तो वो बोल गई कि मेरी छोटी वाली बहू बदमाश है, बिल्कुल सीधा बोला उन्होंने इंटरव्यू में, मैं वो दिखाऊंगी आपको। आज की डेट में वही छोटी बहू एक लौती बहू है, बड़ी बहू हैं, 2 बहनें हैं, और छोटी बहू जो है एक लौती बहू है जो सास को 2 रोटी देती है, वही बहू जिसको वो हमारे इंटरव्यू में पहुंच रही थी। तो अब आप बताइए कि आप क्या कहेंगे मैम, केवी की एक टीचर का इस तरह से आत्महत्या करना। तो कहीं ना कहीं इसमें हम उम्र की बात ना करें या सास और बहू की बात ना करें, एक स्त्रियों का एक पक्ष दिखाई देता है कि एक अहम है, एक व्यवहार में एक अहम है, सास का अपना अहम है, बहू का अपना अहम है, वो अहम ही बार बार भिड़ता रहता है। उसी के कारण चीज़ें जो हैं वो चलपहिया जो है, गाड़ी जो है परिवार की, वो डिस्टर्ब होती रहती है। तो कभी बहू बिगड़ती है, कभी सास बिगड़ती है। मैं तो दोनों के उसमें, क्योंकि मैं तो एक न्यूट्रल पत्रकार हूँ, तो मैं एक का साइड तो नहीं लेती हूँ, लेकिन केस दोनों साइड से ही है।
एक परिवार है जिसमें 70-80 साल के कपल हैं, बूढ़े भी हैं, और हर चीज़ उनके साथ में होती है। लेकिन अगर आपको अहम है कि हम बहू को नहीं बताएंगे, हम बात नहीं करेंगे, हम बहू को नहीं बताएंगे, मुझे नहीं लगता कि वो बताएंगे तो बहू आएगी नहीं। ऐसा तो कहीं नहीं होता। अगर बीवी अच्छी है, वो माँ अच्छी है, तो वो बहू भी अच्छी बनेगी। सही तो इस पूरे पक्ष जो मैं आपको समाज का देख रही हूँ, जो आज का समय है, बड़े बूढ़े बच्चे जो भी हम लोग जिनको भी देख रहे हैं, वो सारे एक अहम में चल रहे हैं, और पैसा उसमें सबसे बड़ा वो जो है चैलेंज है। तो अब जैसे आपने कहा कि तनख्वाह जैसे बहू लाती है तो उसे बताना चाहिए कि खर्चा वो कहाँ करती है। लेकिन जब घर में प्रॉपर्टी का फैसला हो, जब घर में आप कोई सामान बेच रहे हैं, कुछ ला रहे हैं, कुछ खरीद के ला रहे हैं। एक घर ऐसा भी है जहाँ पे गाड़ी खरीदी गई। मैं अपने आसपास के ही किस्से सारे आपको बता रही हूँ। यहाँ से ज़्यादा 3 किलोमीटर तक के ही किस्से सारे हैं। उसमें गाड़ी खरीदी गई, ये उस लड़की ने मुझे बताया, और वो लड़की ठीक है, एज ए बहू साथ में रहती भी है, सब कुछ करती है। उसकी पूजा में बहू को नहीं ले जाया गया, ये भी एक केस है। अब गाड़ी है तो इसका मतलब एक परिवार ने गाड़ी खरीदी, तो बहू के आने से वो परिवार एक कदम आगे हो गया। तो क्या शास्त्रों के अनुसार भी बहू को हम लक्ष्मी के स्वरूप में देखते हैं। तो जब आप कोई नया काम करते हैं, नया घर लेते हैं, गाड़ी लेते हैं, बहू का ही अहम रोल होता है, बहुओं का। उसमें आपकी सास भी आ गई, सास की बहू भी आ गई, छोटी बहू है वो भी आ गई। महिलाओं का ही अहम रोल होता है, और पंडित महिलाओं को ही आगे करते हैं उस समय पे। जो हमारे में हम शक्ति की पूजा, लक्ष्मी की पूजा करते हैं, उसमें भी वो भी तो महिलाएं ही हैं। तो फिर ये पूरे पर्सपेक्टिव को आप समझिए कि समाज जो है वो कहाँ की तरफ जा रहा है। ये जो अहम है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? सवाल मैंने बड़ा एक्सप्लेन करके आपको बताया। देखिए, सबसे बड़ा बात है कि अहम है ना, वो अहम तो रखना ही नहीं चाहिए। यदि अहम रखने का कारण ही है, ये बच्चों में भी है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बच्चों में नहीं है। मैं अभी यहाँ के बच्चे आपको दिखा दूँ, आसपास की सोसाइटीज़ के ही, वो बच्चे भी गाड़ी और वो घर के अहम में अभी से हैं। 5 साल के बच्चे, 4 साल के बच्चे, हमारे पास ये गाड़ी है। तो हाँ, अब अहम जो है वो माँ बाप से भी आ रहा है, वो बड़ों से भी आता है। तो बड़ों से तो घर बनता है, तो बच्चों में जो अहम है, फिर बच्चे बड़े हो जाएंगे, उनमें वो अहम रहेगा ही रहेगी। हमारी जड़ें हैं जिसमें अहम ऐसे बढ़ता जा रहा है। उस पर क्या कहेंगे आप? मतलब ये जो है ना, ये समाज का जो पक्ष है वो मैंने आपको पूरा समझाया कि मैं एक ऐसे शहरों में देखती हूँ। तो सबसे पहले तो वो जितने हमारे ऑडियंस हैं, जितने पेरेंट्स हैं भारत देश के, उन सबको मैं कहना चाहूँगी कि अहम जो है ना, वो अहम से ही जितने घर बर्बाद होते हैं उसका कारण ही है अहम। यदि आप अहम करते हो तो आपके बच्चे भी वही सीखेंगे, आपकी बहू भी आएगी तो वही सीखेगी, और आपका पोता पोती होगा तो वही सीखेगा। इसलिए अहम को छोड़कर अपने बच्चों को ये शिक्षा दे कि विद्या सबसे बड़ा धन है। जो हम लोग को भी सिखाया गया कि हमारे माता पिता कहते थे दरबार आने वाले समय में सब खत्म हो जाएगा, अंग्रेज ले लिया सारा ज़मीन, कोई दरबार नहीं है। विद्या ही सबसे बड़ा धन है, और विद्या को लेके ही आगे चलना, विद्या से सब कुछ की प्राप्ति होगी। तो जितने ऑडियंस हैं, इसको मैं ये बताना चाहूँगी कि आप अपने आप से देखकर जो हमारा समाज बिगड़ रहा है अहम ना करें, अहम ना करें। बच्चों को ये शिक्षा दें कि यदि तुम्हारा दोस्त है, पढ़ने में तेज है, उसके पास गाड़ी नहीं है, वो ऑटो से ही आता है, यदि वो विद्वान है तो उससे दोस्ती करो तुम। और ये गाड़ी से ही आता है, बहुत महंगी करोड़ों की गाड़ी से वो स्कूल आ रहा है, और उसके पास अहम है, घमंड है कि मेरा इतना बड़ा गाड़ी है, तो उसका नहीं, उसके बाप का, उसके दादा का है। तो उससे दोस्ती मत करो, क्योंकि वो अपने कमाए हुए पर नहीं, अपने बाप और दादा के कमाए हुए गाड़ी पर बैठ रहा है। तो ये जो अहम है उसके आने वाले भविष्य को खत्म कर देगा। और ये पेरेंट्स को भी मैं कहना चाहूँगी कि ये अहम जो बच्चे में डाल रहे हैं उसमें विद्या डाल दीजिए, उसमें संस्कार डाल दीजिए। कि कहते हैं ना, पहले से ही एक कहावत कहा गया हुआ है, मेरे माता पिता कहते थे
पूत सपूत तो धन काहे का, पूत कपूत तो धन काहे का। यदि आपका पूत सपूत है, आपके पास कुछ नहीं है, फिर भी वो सारा चीज कर लेगा। और यदि आपका पूत कपूत है, आपने कितने अरज के रखे हैं। एक नेता को देख लीजिए, उसके मन में ये डर रहता है कि पता नहीं मैं तो मंत्री हो गया, मेरा पोता पोती ये सब कहाँ जाएंगे मंत्री। जैसे लालू यादव कहते हैं कि हमारा बच्चा है, तो वो साफ खोल के चैनल पे बताते हैं कि मंत्री का बेटा है तो मंत्री नहीं बनेगा तो क्या गोबर उठाने जाएगा। तो आपके मन में इसका मतलब ये डर है। हाँ। मैंने उनसे ही ये चीज़ की एक्सपेरिमेंट की कि भाई इनके मन में ये डर है, ये डर है कि भाई हमारा बच्चा तो पढ़ा नहीं है, तो यदि ये नहीं गया तो ये क्या करेगा। इसलिए उन्होंने चारा घोटाला किया, इतने सारे जेल में रहे उन्होंने। तो मैं उन नेताओं को भी कहना चाहूँगी कि ज़रूरी नहीं है कि आप मंत्री बन गए तो आपके सारे खानदान मंत्री ही बनेंगे। हाँ, तो आप उसमें संस्कार डाल दीजिए। आप चाहिए तो जितना चाहिए आप उसको विद्या डाल दीजिए। और यदि आप ईमानदारी से, हम अपने मेहनत का पैसा अपनी ट्रैवलिंग में खर्चा कर देते हैं, अपने उनमें खर्चा करते हैं जिनकी बेटियों की शादी करनी, जितना तक हो सकता है उतना तक, कि तो आज पूरा भारत देश जान रहा है। और आप मंत्री बने, 5 साल के बाद जब आप मंत्री पद हट जाएगा, 10 साल के बाद आप पेपर में ही आओगे। अभी जैसे प्लेन क्रैश हुआ हरियाणा के, कौन जान रहा था, वो तो न्यूज़ में नहीं आता, तो कोई नहीं जानता। तो आप 10 साल 12 साल के बाद आप विलुप्त हो जाओगे। लेकिन यदि आप अच्छे संस्कार डाल देते हो तो झांसी की रानी की तरह आप अमर हो जाओगे। नेता असल में थी तो झांसी की रानी थी। मैं उसको आइडियल अपना मानती हूँ, नेता मानती हूँ मैं अपनी माँ को, जिन्होंने असम में बांग्लादेशी लोग बराबर चाइना से बराबर आक्रमण करने के लिए बड़े बड़े टाइम बम नाला में फिट कर देते थे ताकि लोग को पता नहीं चले। और मेरी माँ को मैंने देखा है, अपनी आंखों से देखा है, वो पूरे मोहल्ला वाले को, जैसे पूरा एक कॉलोनी होता था और गेट पर डाल दिया, वो कहती थी खाली पिताजी का इंतजार करती थी। और ऐसा टाइम फिट किया हुआ रहता था कि 12 बजे के बाद 1 बजे उड़े, वो सब सो जाते थे, सब उस समय टाइम बम उड़ता था। ऐसा चाइना वाला करके रखते थे, बहुत गदर मचा के रखा था। बंगाल और बांग्लादेश का उसका बॉर्डर पड़ता है। बहुत सारे मैंने बचपन में ब्लैक आउट इतने झेले जिसका तो कहना ही मुश्किल है। फिर माँ को देखती थी, वो बिहार की 5 क्लास पढ़ी हुई मैनेजर से, वो लोग को तो स्कूल भी नहीं जाने दिया था। वो तो बाबूजी का इंतजार करती थी कि वो कब गद्दी बढ़ा के आए। जैसे बाबूजी घर में इन किए और वो जानती थी, क्योंकि टक 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 आवाज आते रहता था तो उसको पता चलता कि कहीं यहीं पर कहीं फिट किया हुआ है। वो पूरे नाले को, वो नौकर 2-3 घर में होते ही थे, पूरे नाले को कुदरवाती थी। और मैंने देखा उनको, उस समय क्लास में 4 और 3 में थी, और 2 जगह टाइम बम फूटा, पूरा आग लग गया उधर। खाड़गोली करके असम में ही है जगह, पहाड़ी इलाका है वहाँ, और फाटासिल वहाँ पर भी आग लग गए। देख रहे हैं धाए धाए आग जल रहा है वहाँ पे। मेरी माँ गई, उसको कुछ आता पता नहीं, दोनों, वो लाल तार हरा तार था, वो मेरे को आज भी याद है, दोनों को ऐसे खींच के उसको तोड़ के एक बार में उसको फेंक दिया। माँ को मेरे सम्मानित किया गया इसके लिए। असम गवर्नमेंट, वहाँ की जितनी भी प्राइवेट संस्था थी, उन्होंने उनका मैंने कितना, इसीलिए मेरी माँ को वहाँ पे असम में सब CRP कहते थे, CRP मासी। बंगाली आसामी लोग थे ना, वो लोग कहते थे CRP मासी। तो हमने माँ से देखा है। असली नेता तो वो थी जो इतने लोगों का जान बचा दी। आजकल के नेता क्या करते हैं, अपना घर भरने पे रहते हैं। तो ये अच्छी बात नहीं है। तो मैं ये समाज को भी कहना चाहूँगी कि जो ऊंचे पद पे है और समाज को बिलोंग कर रहे हैं, तो आप कुछ अच्छा ऐसा छोड़ के जाइए। अभी कुछ ऐसे हमारे भारतीय जनता पार्टी है, एक है, उसमें कुछ ऐसे लोग हैं जिनको मैं एकदम नज़दीक से जानती हूँ, और वो इतने साधुवादी लोग हैं कि परिवार में रह के भी और वो सन्यासी का जीवन व्यतीत करते हैं। तो उनसे हमको, जब मैं ज़्यादातर होता है तो उनकी पत्नियों से ज़्यादा मिलने का कोशिश करती हूँ। मुझे कोई भी इनवाइट करता है तो मैं तो पहले ही कह देती हूँ कि आप लोग को मुझे इनवाइट करना है
तो कहीं होटल में, आप कहीं वहाँ पे सम्मेलन वगैरह में नहीं, आप अपने, मैं सम्मेलन करूँगी उसके बाद आपके घर परिवार में ही रहूँगी। मैं किसी होटल में रहना पसंद नहीं करती हूँ। मैं आपके घर में आपकी पत्नी से, आपके बच्चे से, ताकि मेरे, तो वो लोग मेरे विचारों को जानते हैं, क्योंकि सब मेरे भाई लोग के ऊँचे ऊँचे पद पर हैं, तो उनके मित्र हैं, मैं सबसे छोटी हूँ। तो वो लोग पहले तो जो नहीं जानते थे, जैसे अदर स्टेट का है, वो लोग नहीं जानते थे, तो वो लोग पहले बाहर करते थे कि मैडम को कहीं बुरा लग जाएगा, घर में बहुत तरह की बातें हो जाती हैं। तो मैंने कहा नहीं नहीं, घर में ही करो, नहीं रहेगा, एक साथ ही सो जाएंगे हम लोग, लेकिन सब परिवार है। अब उसके बाद जब वो लोग घर में इनवाइट करने लगे, तो हमेशा वो लोग कहते मैम आप आइए, और 1 घंटे का टाइम मुझे कहते मेरे बच्चों के साथ दे दीजिए आप। क्योंकि हम जब कहते हैं तो हमारे बच्चे उतना नहीं सुनते हैं, जितना आप कह के जाती हैं इतना वो लोग उस चीज़ को फॉलो करते हैं। तो अब माने कुछ ऐसे नेता हैं जिसके कारण राम मंदिर बना, धर्म की स्थापना हो रही, और लोग ये कहते हैं कि मंदिर बनने से रोजगार नहीं मिलता। अरे भाई, मंदिर बनने से तो इतने रोजगार मिले हैं। हमारे मुस्लिम भाई जो कितने हैं अयोध्या में, चुन्नी बेचने का काम करते हैं, फोटो बेचते हैं। कश्मीर में भी तो वही है। हाँ, और कश्मीर में भी तो सारे मुस्लिम लोग हैं। वैष्णो माता में जितना प्रसादी बांटने वाला है सब मुस्लिम है। हाँ। सब मुस्लिम है, जितना नारियल देने वाला हो, वो देने वाला हो। तो यहाँ पे कहाँ सबको, मैं जब अयोध्या में गई तो मैंने कहा कि मैं कैश नहीं दूंगी, मैं कैश नहीं देती सबको। मैं बोली कि मैं फ़ोन पे करूँगी आपको, तो वो पहले नहीं ले रहा था। फिर बाद में जब मैं जिद पे अड़ गई तो मैं लूँगी नहीं, क्योंकि मुझे लेने रहते हैं सम्मानित वगैरह करने के लिए, तो एक बार थोक में 10-12 ले लेती हूँ मैं। तो फिर उसने कहा ठीक है, आप मोबाइल पे कर दीजिए। तब देखा तो उसका नाम मुहसिद्दीन ऐसे करके था। तो मैंने कहा कि भाई तू तो मुस्लिम है। तो हाँ मैम मुस्लिम हूँ, नहीं बताता हूँ कि कहीं हिंदू लोग मेरे से सामान नहीं लेंगे। हम कि बताओ, आखिर तुम लोग ऐसा किए हो तब तो तुम लोग को आज इसी राम मंदिर को तुम लोगों ने तोड़ा, और इसी राम मंदिर से इसी राम ने तुमको भोजन दिया। बिल्कुल। अब बताओ, तुम्हारी मस्जिद बड़ी कि मेरा राम बड़ा? कौन बड़ा? तो वो बोले मैम कि नहीं, इन्हीं से रोजी रोज़गार मिलता है। मस्जिद में तो क्या है, नमाज़ पढ़ते हैं, उसके बाद सब लोग निकल जाते हैं, वहाँ तो कोई रोजी रोज़गार का साधन है नहीं। तो ये हमारे मुस्लिम भाई लोग को भी सोचना चाहिए कि वहाँ आप दुकान खोलें। कश्मीर में इतने मुस्लिम जो भाई हैं वो लोग कमा रहे हैं, जितने धर्म स्थल हैं उस पर हम एक बात कहना चाहेंगे, आप सच बोल के काम करो। जैसे हिंदू सच बोल के काम करता है, आप उसमें वो ढाबा में चाहे किसी चीज़ पे आप ये मत लिखो भगवान को बदनाम करके आप गलत सामान मत दो। और गलत सामान यदि दोगे तो भगवान जब लेना शुरू करेंगे ना, तो वो पूरा सूफड़ा साफ कर देंगे। और मैं बताऊँ, तुमको बताती हूँ, आप जितना भारत में सुरक्षित हैं, आप बाहर के देशों में देख लीजिए। अपने मुस्लिम ही मुस्लिम आपको वहाँ नमाज नहीं पढ़ने देते हैं, आपको वहाँ पर लाउड स्पीकर, भारत देश में तो आप सुन रहे हैं, आपका विदेश का में तो कब से लाउड स्पीकर बंद कर दिया कि लाउड स्पीकर आपको अजान नहीं पढ़ना है, सब लोग डिस्टर्ब हो रहा है। तो ये सब सोच के और एक अच्छे समाज का निर्माण आप लोग कर सकते हैं। कहते हैं ना, जिसका खाओ अन्न उसका करो गुणगान। एक बिहारी कहावत है, जिक्कर खाई, माने जिसका खाते हैं उसका गुण गाओ और नहीं तो नरक में जाओ। तो यदि तुम भारत देश का खाते हो तो तुम यदि उसका गुणगान नहीं करोगे तो नरक में जाओगे। और अच्छा संस्कार तभी आएगा जब आप विद्या को प्राप्त करोगे, न कि धन अर्जित करके। यदि आप अपने बच्चे के लिए रख रहे हैं, वो चाहे कोई नेता हो या कोई ऊंचे पद का अधिकारी हो, या चाहे मैं हूँ या चाहे कोई भी हो, आप उसको क्वालिफिकेशन दे दीजिए, उसको अच्छे संस्कार दीजिए कि आप गलत संगत। कीचड़ तो सब जगह रहता है, बारिश होती है। मेरे माँ बाप कहते थे कि बच्चा ये असम है, पढ़ने जाना है, और यहाँ खसिया लोग बहुत रहते हैं, उनका कल्चर, वो लोग, हम लोग बच्चे थे तो वो लोग कपड़ा नहीं पहनते थे। मैं उसी बात पे आना चाहती थी, क्योंकि असम, आप असम से ही हैं। पीछे जब हम लोग महिला सम्मेलन में मिले थे, हाँ जी, तो उसमें मैंने एक महिला असम से आई थी, मैंने उनसे एक सवाल किया था, वो ले नहीं पाई, तो वो हमने डाला ही नहीं वीडियो। अच्छा। उन्होंने मना किया, उन्होंने कहा कि साहित्य से जुड़े सवाल ही पूछिए। लेकिन मेरे अंदर वो जिज्ञासा है, क्योंकि आप असम से, असम में महिलाओं की स्थिति पहले कैसी थी और अभी कैसी है? पहले तो अच्छी नहीं थी, क्योंकि अशिक्षा था वहाँ पर। वो लोग कुछ नहीं जानते थे, वो लोग इतना जानते थे कि खाना है और अपना जानवरों का शिकार करना है,
और फिर उसके बाद में सो जाना है, पान तामुल बेचना है, सो जाना है। लेकिन जब वहाँ पे हमारे भारत देश के लोग जाके रहने लगे, साड़ी कपड़ा तो पहनना उन्होंने बिहार से सीखा है। वो लोग खुद कहते थे, मैं जब अभी भी जाती हूँ तो पूछती हूँ तो अभी भी वो लोग कहते हैं कि पहले वो लोग कपड़ा नहीं पहनते थे, लेकिन बिहार में मेरी माँ से पूछते थे, मासी आप साड़ी को कैसे ऐसे ऐसे करते हो। मेरी माँ सिखाती थी कपड़ा पहनना उन लोगों को, कि बदन को ढक के रखना चाहिए, उसको नंगा करके नहीं रखना चाहिए। फिर वो लोग एक खसिया लोग इस तरह से बांध के एक कपड़ा को वो रखते थे, एक पत्ता लपेट के एक कपड़ा बांध के रखते थे। फिर उन लोगों को कैसे फुल्ली कपड़ा एक नाइटी की तरह होता है वो पहनना। वो लोग बाहर से जैसे सूट पहनना, अपने पंजाब से, अपने बिहार से, अपने भारत देश के दूसरे ज़िले से उन्होंने कपड़ा पहनना सीखा है। और पहले से आज की स्थिति जो है उनकी बहुत बेहतर है, क्योंकि अब असम की जो महिलाएं हैं वो बहुत काम कर रही हैं। हमको लगता है वो लोग घर संभालते हुए वो चाय बागान में पहले भी बच्चे को बांध के काम करती थी। जैसे झांसी की रानी को देखते हैं, बच्चा बांध के वो लड़ी थी। उस तरह से उन लोग का कल्चर ही यही है कि वो लोग बच्चे को कहीं नहीं छोड़ेंगी, किसी मैड पे नहीं छोड़ेंगी, अपने बच्चे को बांधना है। और मैंने उनसे ही सीखा था कि मैं अपने बच्चे को, मेरे पति किसी भी मीटिंग में मुझे ले जाते थे तो मैं कहती थी ना, मैं अपने बच्चे को छोड़ के नहीं जाऊंगी। मेरा बेटा था गोदी में 1 महीना का, सर्व शिक्षा अभियान अटल बिहारी वाजपेयी मुझे जनता के माध्यम से मैं उसकी अध्यक्षा बन गई। तो अच्छे काम किए तो जनता वोटिंग किए। अटल बिहारी वाजपेयी का आशीर्वाद था, बहुत सारा उन्होंने आशीर्वाद दिया मुझे कि बेटा तुमने निस्वार्थ भाव से, मेरे पति भी बहुत पैसा लुटाते थे, खर्चा करते थे, जनता बिहार आगे बढ़े। तो उसमें जो है उसमें मैंने एक चीज़, ये असम का जो मेरा परिवेश था उसको मैंने पूरा फॉलो किया। और मेरी सास कहती थी कि बच्चे को अपने साथ में ले जाती हूँ, रख के जाओ। तो 1-2 बार उन्होंने कही कि नहीं, बच्चे को सही करती है, लेके जाती है। क्योंकि एक दिन मैं रख दी थी तो फिर दूध के लिए वो रोने लगा। तो फिर मैं अपने बच्चे को, अब बड़े हो गए हैं, तो जब तक मेरे पति कहते थे कि इन दोनों को ट्रेंड कर दो, तो जब तक बेटी मेरी छोटी थी, जब तक वो 8 साल की हुई तब तक मैं मीटिंग वगैरह में उसको लेके जाती थी। लेकिन जब 8 साल पार किया तो मैंने पति को कहा कि जी नहीं, अब इसको लेके नहीं जाएंगे, बच्ची है, बड़ी हो रही है। बेटा को फुल्ली मैंने 9th तक उसको अपने साथ रखा। अभी भी जैसे दिल्ली में हमारी यहाँ पर जैसे बुलाया जाता है और उसके पास यदि समय होता है, तो पढ़ाई है इसलिए मैं उसको डिस्टर्ब नहीं करती हूँ, तो फिर मैं उसको लेके जाती हूँ ताकि वो कुछ सीखे उससे। और आज के डेट में है कि अपनी पहचान वो खुद बना रहा है, माँ के पहचान से पहचान नहीं होती है। मैं बोलती हूँ जैसे हम अपने माँ बाप का पहचान बना रहे हैं, वैसे तुम लोग देख के ही अपने, मेरे तो माँ बाप ही आइडियल है मेरे। मैं तो उनका देखा है, वो जितना करते थे उतना कोशिश में रहती हूँ कि मैं करूँ। और यही है कि बच्चे भी वही सीखेंगे। तो मैं नेता और जितने भी हमारे ऑडियंस हैं, इस भारत देश के पेरेंट्स हैं, उनको कहना चाहूँगी, धन अर्जित मत करिए। धन करिएगा तो अहम की बीमारी आ जाएगी उनको। फिर वो बहुत ऐसा हरियाणा में घर है, दिल्ली में ऐसा घर है जिनके पास प्रॉपर्टी है और एक अक्षर से उनको भेंट नहीं है। किराया आना है, खाना है, 4 पैक मारना है और सो जाना है। तो ये क्या किया आपने उसको अपाहिज बना दिया। भगवान भी आपको दंड देगा, क्योंकि अगले जन्म में भगवान कहेगा कि चलो इसको कुछ मत दो। यदि ऐसा होता तो अर्जुन और महाभारत जो हुआ, इतने प्रॉपर्टी थे, अर्जुन कभी गांडीव की शिक्षा नहीं लेता। राजकुमार हूँ भाई, बैठे बैठे आएगा। राम थे, राम वन में नहीं शिक्षा लेने जाते, और वो भी कहते राजा दशरथ का मैं तो राम हूँ, क्यों जाऊँ मैं वन में, मैं बैठे बैठे राजकुमार हूँ, राजा हूँ। तो आज उनको जो पूरे विश्व में पूजा जाता है, नहीं पूजा जाता। इसीलिए आप अपने बच्चे को संस्कार डालिए, अहम मत डालिए। उसको सीधे बचपन से ये बताइए कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम्हारे पास सब कुछ मिलेगा जब तुम विद्या ले लोगे। और विद्या एक ऐसा चीज़ है कि जब विद्या आ जाती है पूर्ण तरह से, तो वो आदमी नर्म हो जाता है, उसको धन का अहंकार ही नहीं रहता। उसको हकीकत से ये भेंट हो जाती है कि वो अमीर जो है वो भी उसी लकड़ी पे जाएगा जिस पर एक गरीब जाएगा। तो इस समय पे मतलब असम की महिलाएं जो हैं वो कमा रही हैं, अपने दम पे सारे काम कर रही हैं। जैसे पहले तो मतलब मजदूरी वगैरह जो है ऐसा है कि मतलब कि
जैसे कई उसमें देखते हैं कि कई महिलाएं एज अ मज़दूर भी काम कर रही, लेबर वर्क भी बहुत ज़्यादा करती हैं। तो वहाँ पे तो मतलब किसानी भी महिला, एग्रीकल्चर भी महिला देखती है, चाय के बागानों में अक्सर महिला होती है। हम अभी यूपी में घूमते हैं तो महिलाएं ही फैक्ट्री, जो कहते हैं फैक्ट्री महिलाओं के बिना नहीं चलेगी। कितना सम्मान जो है वो महिलाओं को जगह जगह पे है भी, और जहाँ पे नहीं है वहाँ पे भी होना चाहिए। अब महिलाओं का कमाना कितना आवश्यक है, ये आखिरी सवाल आपसे लूँगी मैं कि कमाना जो, जैसे आजकल मैंने आपसे कहा कि महिलाएं कमाने निकलती है, लेकिन उसकी आवश्यकता है कि अगर पति कमा रहा है तो महिलाएं भी कमाएं। देखिए, यदि पति एक अच्छा खासा जॉब में है, अच्छा कमा रहा है, तो आपको कमाना नहीं चाहिए, घर संभालिए फिर। हाँ, यदि पति कम कमा रहा है और उससे उतना नहीं हो पाएगा तो आप उसका साथ देने के लिए कमाइए। और जब आप जॉब करने जा रहे हो, मैं बराबर नई शादी वाली पीढ़ी का, जिसका भी शादी होता है, उसको एक बात ज़रूर समझाती हूँ कि जब जाओ ड्यूटी करने, हनुमान चालीसा पढ़ते चले जाओ। ऐसे में क्या होगा, अच्छे लोगों से तुम्हारी भेंट होगी, अच्छे लोगों से तुम्हारा वार्तालाप होगा। पूजा करने का समय नहीं है, आप भाई मत करो ना, रास्ते में आपको कौन सा वो करना है। भगवान तो कहते हैं हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना, वो तो प्रेम से प्रकट हो जाते हैं। तो यदि कम कमा रहा है तो आप काम कीजिए, नहीं कमा रहा है तो आप साथ दीजिए। मेरे परिवार में क्या है कि मेरे परिवार में, मेरे मायके में, मेरे परिवार में एक रूल है कि हमारी बहुएं हैं, हमारे भाई की बहुएं हैं, सब लोग हैं, सब लोग बीएड किए हुए हैं, सब लोग शिक्षित हैं। लेकिन हमारे घर में है कि मेरा घर में जो भी भैया है, भतीजा है, उन लोगों का कहना है कि हम जॉब करने नहीं जाने देंगे, क्योंकि हम जब ड्यूटी से आएंगे पता चलेगा हमको ही किचन में घुसना पड़ेगा। तो भाई वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनके ये हमारी अर्धांगिनी है, तो कम से कम जैसे पार्वती जी महादेव के लिए करती थी, कम से कम इतना तो करेगी। तो इसलिए हमारे घर में, मायके में। लेकिन आजकल महिलाएं पायलट हैं, आर्मी में मेजर है। अभी पीछे जिनकी एयरप्लेन क्रैश में डेथ हुई, उनकी वाइफ आर्मी में कर्नल थी, एक की, शायद वही हो सकता है, मैं गलत भी हूँ, लेकिन कर्नल है, आर्मी में मेजर है। और कहते हैं कि महिलाएं जब फोर्स में होती हैं, जैसे आपने झांसी की रानी का नाम लिया, तो अनुशासन ज़्यादा होता है। तो अब ऐसे में मतलब महिलाएं नहीं कमाए तो फिर क्या करें? नहीं, काम तो करना चाहिए, पर वो सारी महिलाएं घर भी देखती हैं। हाँ, नहीं, वो आप जितनी कहीं ना, आर्मी की बहुत सारे मेरे पेशेंट हैं, वो महिलाएं बखूबी अपना घर चलाती हैं। उनको उनको ये कहने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने इतना एक्टिव उन महिलाओं को मैंने देखा है, क्योंकि मैं सबके ज़्यादा घर बिलोंग करती हूँ। मैं वो लोग जो भी अतिथि रूप में बुलाते हैं, मैं घर ही अफोर्ड करती हूँ। तो मैंने देखा उनको, बाप रे, ड्यूटी जाने से पहले वो लोग घर में ऐसे चिड़िया की तरह काम करती हैं कि हमको एक नए जनरेशन को तो उनसे सीखना चाहिए कि वो भी महिलाएं हैं और आपसे ज़्यादा काम कर। यदि डबल ड्यूटी लग गई तो डबल ड्यूटी लग गई। ऐसे करती हैं कि एक टाइम का यदि मैड नहीं है उनके पास, ऐसे तो सरकार की तरफ से मैड होता है उन लोगों को, और जैसे नहीं भी है तो सबके सास ससुर खाना मैड के हाथ का नहीं पसंद करते। तो मैंने खुद देखा उनको जल्दी जल्दी फलका सेक करके, चाय दे के, सब कुछ फटाफट करके, अपना लंच पैक करके, मैंने खुद उनको जाते अपनी आंखों से देखा। तो आज की जनरेशन को ये चीज़ सीखना चाहिए। तो आप मतलब दोनों एक संतुलन हो, कमाए भी और वो काम भी, घर भी, सब कुछ संभाल, और संतुलन बना के रखें। और एक चीज़, यदि पति आता है तो बहुत से मर्द को मैं देखती हूँ कि ऑफिस का काम लेके भी वो बैठ जाता है ना। तो आप लड़की को भी चाहिए कि एक बार देख ले कि वो पति उसका काम, क्योंकि आजकल की लड़कियां भी तो काम कर रही हैं, तो ये चीज़ उनको समझना चाहिए कि ऑफिस से फ़ोन आ रहा है। अब किसी का जो अमेरिका में वहाँ से जॉब करते हैं, उनका रात का रहता है। तो फिर ऐसे में क्या, उनको भी समझना, और फालतू का जो है समय ना दे, अपने पत्नी पर दे, और पत्नी को भी चाहिए अपने पति पर दे, और अहम जैसी बीमारी ना करे, संतुलन बना के रखें, तो ये धरती धीरे धीरे स्वर्ग बन जाएगा। चलिए, तो इसी के साथ जो है हम नारी शक्ति का ये एपिसोड का अंत करते हैं। तो जैसा कि हमने एपिसोड से पहले ही पूछा, पहला प्रश्न किया कि नारी शक्ति का अर्थ क्या है, तो मैम ने हमें कहा कि नारी शक्ति जो है वो आपकी अपनी आत्मा है, अपनी स्वतंत्रता भी है। तो इसी के साथ में है, जो बहुत अच्छी चर्चा रही इनके साथ में,
और ऐसे कई एपिसोड्स आप नारी शक्ति के ऑलरेडी हमारे यूट्यूब पर आप देख सकते हैं। तो उसके लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना होगा। और मैम का भी हम आभार प्रकट करते हैं कि वो कुरुक्षेत्र से हमारे कहने पे आई और उन्होंने हमें वक्त दिया, हमारे स्टूडियो में आई। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और जाते हुए आप चैनल के माध्यम से अगर कुछ कहना चाहें तो उसी से हम एपिसोड का अंत करेंगे। नहीं, बहुत अच्छा। आपका जो ये चैनल चलता है ये विश्व में ही ख्याति प्राप्त हो, एक घर घर में जाए, हर एक कॉलेज वाले से बात करके इस चैनल को वहाँ के प्रिंसिपल को दीजिए, ताकि वहाँ पर एक हर एक कॉलेज में एक सेमिनार टाइप का होते रहता है, उसमें ये चलाया जाए, है ना, उसमें ये चलाया जाए। तो आप लोग को मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी करूँगी कि आपके माध्यम से नए नए पीढ़ियों का जन कल्याण हो रहा है। चलिए।